एपिसोड 41। सभी का रूप ऊर्जा यंत्र पर रक्त की बंदे डालकर प्रेम ऊर्जा यंत्र से दूर हटकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर राघवेंद्र धीरे से वैद्य देव दत्ता से पूछता है, वैद्य जी, क्या प्रेम का बनाया हुआ यंत्र सही परिणाम दिखाएगा? राघवेंद्र की यह बात सुनकर वैद्य देव दत्ता की आवाज बंद हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह राघवेंद्र को इस सवाल का क्या जवाब दें। वैद्य देव दत्ता राघवेंद्र के सवाल का जवाब सोच रहे होते हैं कि तभी ऊर्जा यंत्र में हलचल होनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा यंत्र काफी तेजी से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ऊर्जा यंत्र अभी विस्फोट हो जाएगा, लेकिन लोगों की सोच से उल्टा ऊर्जा यंत्र हिलना बंद कर देता है। इसके बाद एक हरे रंग का प्रकाश ऊर्जा यंत्र से बाहर निकलने लगता है। हरे प्रकाश को देखकर प्रेम उत्साहित होकर कूदते हुए कहता है, आखिरकार मैंने ऊर्जा यंत्र बना ही लिया है। अब महाराज की सच्चाई बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रेम को उत्साहित देखकर राघवेंद्र प्रेम से पूछता है, राजकुमार, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं और इस ऊर्जा यंत्र से यह प्रकाश कैसा निकल रहा है? जिस पर प्रेम उत्साहित होते हुए कहता है, राघवेंद्र, यह हरे रंग का प्रकाश इस बात का सूचक है कि जिन दोनों के रक्त इस ऊर्जा यंत्र पर रखे गए हैं वह दोनों रक्त संबंधी हैं। इतना कहकर प्रेम राघवेंद्र और राम सहाय दोनों के हाथ पर एक कट लगाकर दोनों के रक्त की एक एक बूंद ऊर्जा यंत्र पर डाल देता है, जिसके बाद फिर से ऊर्जा यंत्र तेजी से हिलने लगता है। इस बार ऊर्जा यंत्र से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा था। प्रेम उत्साहित होकर लाल रंग के प्रकाश को देखते हुए कहता है, और इस लाल रंग के प्रकाश का मतलब है कि जिन दो लोगों का रक्त इस ऊर्जा यंत्र पर डाला गया है वह दोनों रक्त संबंधी नहीं है। प्रेम के मुंह से ऊर्जा यंत्र के परीक्षण का विश्लेषण सुनकर वैद्य देव दत्ता हैरान हो जाते हैं। उन्होंने जब इस ऊर्जा यंत्र के बारे में सुना था और उसके बारे में शोध किया था तब इन दो रोशनी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन प्रेम के ऊर्जा यंत्र को ठीक करते ही इस ऊर्जा यंत्र से दो अलग अलग तरह की रोशनी निकल रही थी, जिनसे परिणामों की पुष्टि स्पष्ट हो जाती थी। वैद्य देव दत्ता ऊर्जा यंत्र को इस तरह देख रहे थे मानो उन्होंने अपने सामने ऐसी चीज देख ली हो जो इस दुनिया की हो ही ना। वैद्य देव दत्ता ऊर्जा यंत्र के पास जाकर उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं, फिर ऊर्जा यंत्र को अपने हाथों से छूटे हुए कहते हैं, क्या यह सच है राजकुमार? क्या आपने इस ऊर्जा यंत्र को ठीक कर दिया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जिस चीज का सपना मैंने देखा था वह चीज आपने पूरी कर दी है। इतना कहकर वैद्य देव दत्ता खुशी से प्रेम को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, राजकुमार प्रेम, आप सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप जिस भी कार्य को पूरा करने का फैसला लेते हैं आप उसमें अवश्य सफल होते हैं। वैद्य देव दत्ता की खुशी देखकर प्रेम को समझ आ रहा था कि उन्होंने इस ऊर्जा यंत्र को ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन बदकिस्मती से वह ऊर्जा यंत्र को ठीक नहीं कर पाए थे। प्रेम वैद्य देव दत्ता को खुद से दूर करते हुए कहता है, वैद्य जी, यह सच है, जिस सपने को आपने देखा था अब वह सपना पूरा हो चुका है और बहुत जल्द आपकी ख्याति इस राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी विख्यात होगी। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता की आना हो जाती है। वैद्य देव दत्ता अपनी आंखों से आंसू को बहाने से रोकते हैं और उत्साहित होकर प्रेम से पूछते हैं, राजकुमार प्रेम, अब आगे बताइए, हमें क्या करना होगा? जिस पर प्रेम कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी अगली चाल के बारे में सभी को बताने लगता है। जब प्रेम सभी को सब कुछ बता देता है तब राघवेंद्र नासमझी में पूछता है, राजकुमार प्रेम, मुझे यह समझ नहीं आया है, क्या ऐसा करने से महाराज को अपना सिंहासन त्यागना होगा? राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है, राघवेंद्र, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? जिस पर राघवेंद्र बिना कुछ कहे अपना सरहा में हिला देता है। प्रेम आगे कहता है, फिर ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो यकीन करो, महाराज को अपना सिंहासन त्यागना ही होगा। इतना कहने के बाद प्रेम महाराज को हराने की तैयारी करने लगता है। प्रेम इस बीच इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे यह याद ही नहीं होता है कि अगले दिन शक्ति प्रदर्शन है। वैद्य देव दत्ता कमरे के अंदर आते हुए प्रेम से कहते हैं, राजकुमार प्रेम, कल सूर्य उदय होते ही राज्य और दूसरे राज्य के लोग शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए आने शुरू हो जाएंगे। हमें जो भी करना है वह आज रात ही करना होगा। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम जवाब देने के बजाय उनसे पूछता है, क्या मैं जो चीजें मंगवाई थी वह आ गई है? प्रेम की इतना कहते ही वैद्य देव दत्ता के पीछे से राम सहाय अपने हाथ में कुछ सामान लेकर कमरे के अंदर आ जाता है। राम सहाय के हाथों में सामान को देखकर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है राम सहाय, तुम यहीं पर रुको, अब हम अपना कार्य शुरू करेंगे।
जिसके बाद वैद्य देव दत्ता वहां से चले जाते हैं और पीछे बजाते हैं प्रेम और राम सहाय। इसके बाद प्रेम अपने हाथों की बेहतरीन रूप बदलने की कला का प्रयोग करते हुए राम सहाय को एक बूढ़े इंसान के रूप में बदल देता है। राम सहाय का यह रूप वही था जब प्रेम और राम सहाय काले बाजार में गए थे। राम सहाय का रूप बदलने के बाद प्रेम राघवेंद्र को अंदर बुलाता है और उसे एक दूसरे इंसान के रूप में बदल देता है। राम सहाय को प्रेम की रूप बदलने वाली प्रतिभा के बारे में पता था, लेकिन राघवेंद्र ने केवल देखा था। लेकिन आज जब उस पर यह प्रयोग हो रहा था तो उसे पता चल रहा था कि यह जादू नहीं बल्कि अद्भुत कला है जिसे शायद प्रेम के अलावा और कोई नहीं जानता है। राघवेंद्र का मेकअप करने के बाद प्रेम बसे बाद में वैद्य देव दत्ता को कमरे में बुलाता है और कुछ देर बाद उन्हें एक बूढ़े इंसान से एक मध्यम आयु का व्यक्ति बना देता है। अपने नए रूप को देखकर वैद्य देव दत्ता आश्चर्य से खुद को देखने लगते हैं। वैद्य देव दत्ता का बूढ़ा चेहरा पहले से बिल्कुल अलग था, उनकी झुर्रियों भरी त्वचा भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बात थी जो वैद्य देव दत्ता को एक कुशल वैद्य बनाती थी। वैद्य देव दत्ता अपने बदले हुए रूप को देखकर समझ जाते हैं कि यह कला केवल लोगों का रूप बदल सकती है, उनकी उम्र और आभा को नहीं। कुछ सोचकर अचानक वैद्य देव दत्ता जोर से हंसने लगते हैं। वैद्य देव दत्ता को हंसता हुआ देखकर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। वैद्य देव दत्ता अचानक सबका ध्यान खुद पर देखकर हंसते हुए कहते हैं, महाराज ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिन लोगों को वह मारना चाहते हैं वही उनके पतन का कारण बनेंगे। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर प्रेम राघवेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने जो तुमसे कहा था क्या तुमने वह कार्य पूरा किया? जिस पर राघवेंद्र एक तस्वीर को निकालते हुए कहता है, हाँ राजकुमार, यह मेरी माँ की पेंटिंग है। इतना कहकर राघवेंद्र अपनी माँ की पेंटिंग को प्रेम की तरफ बढ़ा देता है। प्रेम राघवेंद्र के हाथ से तस्वीर लेकर उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। राघवेंद्र ने जैसा कहा था उसकी माँ काफी खूबसूरत थी। कुछ देर तस्वीर को देखने के बाद प्रेम सभी को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। सभी के बाहर चले जाने के बाद प्रेम राघवेंद्र की माँ की तस्वीर को अपने सामने रखकर उनका रूप धारण करने लगता है। लंबे समय तक मेकअप करने के बाद आखिरकार प्रेम रुकता है और पानी के प्रतिबिंब में खुद को देखता है और एक संतुष्टि बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। जब प्रेम कमरे का दरवाजा खोलना है तो बाहर खड़े सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है। उन सभी को कमरे के अंदर से एक खूबसूरत महिला बाहर आई हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं। राघवेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। उसे तो लग रहा था कि उसकी मां अभी जीवित है और अभी उसके सामने ही खड़ी है। लेकिन राघवेंद्र को तुरंत एहसास होता है कि यह सब एक छलावा है। उसके मां के रूप को धारण करने वाला इंसान प्रेम है, लेकिन न चाहते हुए अभी राघवेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैद्य देव दत्ता प्रेम का ऐसा रूप देखकर हैरान परेशान होकर प्रेम के पास जाते हैं और उसे छूकर देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि प्रेम ने किसी माया का प्रयोग करके खुद को इतना बदल लिया है कि वह राघवेंद्र की मां की तरह लग रहा था। देव दत्ता के हाथ को अपने कों से हटाते हुए प्रेम कहता है, वैद्य जी, अगर आप मुझे इस तरह से छोड़ेंगे तो मुझे आपके चरित्र पर संदेह हो जाएगा। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता तुरंत उसके कथे से हाथ हटाकर मुस्कुराने लगते हैं। सभी के रूप बदलने के बाद प्रेम राम सहाय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, राम सहाय, क्या तुमने उन दोनों को यहां आने का संदेश भेज दिया है? जिस पर राम सहाय कहता है, हाँ राजकुमार, मैंने उन दोनों को संदेश भेज दिया है और वह दोनों कुछ ही पल में यहां आने वाली होगी। राम सहाय के इतना कहते ही घर के बाहर किसी घोड़ा गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर सभी लोग घर के दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, जहां से दो खूबसूरत लड़कियां घर के अंदर आ रही थी। यह दोनों और कोई नहीं बल्कि देवकला और सुमति थी। घर के अंदर आते ही दोनों की नजरें अपने सामने खड़े चार लोगों पर पड़ती है, जिनके चेहरे अनजान थे। अनजान लोगों को अपने सामने देखकर सुमति देवकला से कहती है, देवकला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि राम सहाय ने हमें यहीं पर आने के लिए कहा था? सुमति की बात सुनकर देवकला भी सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर खड़े लोग कौन हैं और जिसने उन्हें बुलाया था वह कहाँ है। काफी देर सोचने के बाद देवकला सुमति से कहती है, शायद हम लोग किसी दूसरे स्थान पर आ गए हैं, हमें यहां से चलना चाहिए। देवकला की बात सुनकर सुमति भी अपना सरहा में हिलाकर उसके साथ घर से बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, मेरे बुलाने पर तुम लोग यहां आए लेकिन मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो।
यह आवाज और किसी की नहीं प्रेम की थी। प्रेम की आवाज सुनकर देवकला और सुमति अपनी जगह पर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन अब भी उनके पीछे 4 अनजान लोग खड़े थे। तभी देवकला और सुमति को अचानक कुछ याद आता है और दोनों लोग अपने सामने अनजान औरत को देखकर एक साथ रहते हैं। राजकुमार प्रेम, क्या यह आप हैं? जिस पर औरत का रूप धारण किए प्रेम अपना सर धीरे से हाँ में हिला देता है। प्रेम का रूप देखकर सुमति मन ही मन बहुत उत्साहित हो रही थी। उसे लग रहा था कि आगे चलकर उसे एक अच्छा नाटक देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पिछली बार प्रेम ने अपना रूप बदला था तब उसके स्त्री रूप के प्रेम में एक आदमी ने अपने प्राण गंवा दिए थे। और यही नहीं, बल्कि राजकुमार संजय की सच्चाई भी देवकला के सामने आ गई थी। देवकला और सुमति को आश्चर्य से खुद की तरफ देखकर प्रेम उनसे अपनी वास्तविक आवाज में कहता है, तुम लोग मुझे देखना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। प्रेम की बात सुनकर दोनों लोग तुरंत गंभीर हो जाते हैं। सुमति प्रेम की तरफ देखकर उससे पूछती है, राजकुमार प्रेम, आप हमें बताइए कि हम लोग आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं। जिस पर प्रेम गंभीर आवाज में कहता है, मुझे महाराज को उनके पद से हटाना है और उनके किए गए कामों की सजा भी देनी है। प्रेम की यह बात सुनकर दोनों लोग चौंक जाते हैं और 2 कदम पीछे हट जाते हैं। सुमति अविश्वास से कहती है, राजकुमार प्रेम, आप राजसत्ता को बदलना चाहते हैं। जिस पर प्रेम बिना संकोच के कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं महाराज को उनके पद से हटाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत से बेगुनाह लोगों को सताया है और बहुत लोगों की हत्या की है। मैं उन सभी की तरफ से महाराज को दंड देना चाहता हूं। प्रेम की यह बात सुनकर कुछ देर तक वहां पर शांति रहती है, लेकिन फिर सुमति की उत्साहित आवाज सुनाई देती है, राजकुमार प्रेम, मैं आपके साथ हूं, कहिए हमें क्या करना होगा। असल में जब सुमति ने प्रेम को इतनी आसानी से पुनर्गठन विद्या सिद्ध करते हुए देखा था, वह तभी समझ गई थी कि आगे चलकर इस राज्य में बड़े बदलाव होने वाले हैं और यह बदलाव किसी न किसी माध्यम से प्रेम से जुड़े होंगे, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वह समय इतनी जल्दी आ जाएगा। सुमति की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी देवकला की गंभीर आवाज आती है, राजकुमार प्रेम, में महाराज ने विद्रोह नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मेरे वंशजों ने महाराज को वचन दिया था कि वह कभी भी महाराज से विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी महाराज को दंड देना चाहते हैं तो मैं आपकी मार्ग में नहीं आऊंगी। आपका जो मन करे आप वह कीजिए। देवकला की बात सुनकर कुछ पल वहां पर शांति रहती है। फिर प्रेम अपना सरहा में हिलाते हुए रहता है, ठीक है, अगर तुम महाराज से विद्रोह नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन याद रखना इस बारे में किसी को पता ना चले। जिस पर देवकला मुस्कुराते हुए कहती है, राजकुमार प्रेम, आप निश्चिंत रहिए, आपकी योजना के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर देवकला कुछ सोचते हुए प्रेम से कहती है, राजकुमार प्रेम, अगर आप राजकुमार संजय से मेरे विवाह के प्रस्ताव को खारिज करवाने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताऊंगी जिस रहस्य को महाराज ने आज तक आपसे और दुनिया से छुपा रखा था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड।